नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। इलाहाबाद विधानसभा सीट का उपचुनाव घोषित हो गया है। उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। रणनीति बनाने और प्रत्याशियों के चयन के लिए पार्टियों ने बैठकों का ऐलान कर दिया है और कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां भी लगानी शुरू कर दी है। कांग्रेस की तरफ से आने वाली 1 तारीख को प्रत्याशी और मुद्दों के चयन के लिए बड़ी बैठक बुलाई गई है। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल नेता अभय सिंह चौटाला ने आज कहा कि 3 अक्टूबर को वो इलाहाबाद की जनता से चुनाव लड़ने को लेकर रायशुमारी करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उपचुनाव को लेकर कहा है कि इलाहाबाद अब एक बार फिर से पॉलिटिकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। इस उपचुनाव में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा 3 कृषि कानूनों को लेकर चल रहा आंदोलन ही हो सकता है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला ने इस 27 जनवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में ही इलाहाबाद सीट से इस्तीफा दिया था। चुनाव का नतीजा क्या होगा ये 2 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन इलाहाबाद उपचुनाव प्रदेश की राजनीति और राजनीतिक दलों की दिशा को लेकर काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। ये तय है कि उपचुनाव हर दल के लिए नाक और साक दोनों का सवाल है। इस्तीफा देने के बाद इनेलो अगर दोबारा मैदान में उतर रही है तो उससे यह भी साबित करना होगा कि जो फैसला अभय सिंह चौटाला ने जनवरी महीने में लिया था वो सही था। बीजेपी के लिए विकास का मुद्दा ही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और उसके लिए यह बताना भी जरूरी होगा कि कृषि कानून किसानों के समर्थन में या हक में कैसे है। कांग्रेस की बात करें तो पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके एकजुटता बनाए रखना और दिखाना होगा। गठबंधन के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह होगा कि कैंडिडेट बीजेपी का होगा या जेजेपी का। इसी तरह कांग्रेस को भी यह बताना होगा कि कैंडिडेट हुड्डा गुट का होगा या कांग्रेस गुट या शैलजा गुट का या कांग्रेस का कोई अन्य चेहरा होगा। जी, सुन लेते हैं किसने क्या कहा है उपचुनाव को लेकर। आज इलाहाबाद में यदि कोई टूरिज्म का अच्छा प्लेस मिलेगा तो उसको जरूर विकसित करेंगे। कोई भी चुनाव होता है तो पॉलिटिकल टूरिस्ट जो होते हैं ना बहुत जाते हैं वहाँ, और ये तो उपचुनाव है, उपचुनाव ज्यादा जाते हैं। बाई इलेक्शन में ये भी एक टूरिज्म होता है अपने आप में। सब जाएंगे, भाजपा भी जाएगी, जनता भी जाएगी, कांग्रेस भी जाएगी, इनेलो भी जाएगी, कोई ना कोई इंडिपेंडेंट को खड़े हो जाएंगे। तो इस नाते से बहुत लोग तैयार है। जी, चर्चा इसी पे रहेगी। इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, कमर कस ली है सभी पार्टियों ने। परवीन अत्रे साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, कांग्रेस से सुरेश रोड साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, संदीप गोयल साहब इंडियन नेशनल लोकदल से हमारे साथ रहेंगे और अनिल आर्य साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। पहला सवाल संदीप गोयल साहब आपसे। मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा कि पॉलिटिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन कह सकते हैं इसको, क्योंकि सब लोग आएंगे। एक ऐसी स्थिति क्योंकि उपचुनाव की बनी है। कल से भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक बड़ा सवाल ये उठाया जा रहा है गोयल साहब, आपके इंडियन नेशनल लोकदल को लेके। आज भी तमाम सोशल मीडिया पे ये सवाल लगातार उठता रहा और लगातार दूसरे दिन ये विषय पर चर्चा करने का इसलिए भी है क्योंकि किसान आंदोलन के समर्थन में आप लोगों ने इस्तीफा दिया था, सीट छोड़ी थी और कहा था कि जब तक इनका समाधान नहीं हो जाता है और मांगे नहीं मानी जाती है तब तक हम विधायक या सांसद नहीं रहेंगे। एक बात। अब भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 दिन से यही सवाल उठा रही है कि फिर आप किस वजह से इलेक्शन में उतर रहे हैं दोबारा से, अगर आपने सीट छोड़ी दी है। भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री जी कितने सीरियस है राजनीति को लेकर और किसानों के मुद्दों को लेकर, उनकी 2 लाइनें मैं रखूंगा। आज जिस प्रकार उन्होंने जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा, आज एक मैं कहूँगा ये चुनाव किसानों का है, किसानों ने ये चुनाव लड़ना है, सरकार के विरुद्ध लड़ना है। और मुख्यमंत्री जी उसको एक टूरिस्ट प्लेस कहते हैं, कभी मुख्यमंत्री जी इलेक्शन को टूरिस्ट प्लेस कहते हैं, कभी सीएम की चेयर को खो खो का खेल बताते हैं। मैं ये मानता हूँ कि शायद खो खो का खेल खेलते खेलते शायद टूरिस्ट प्लेस पर जाने का एक बहुत बड़ा मौका है मुख्यमंत्री जी के पास। दूसरा सवाल जो आपने उठाया कि इलाहाबाद चुनाव से, इलाहाबाद सीट से अभय सिंह चौटाला जी ने जो इस्तीफा दिया,
मैं उसकी पृष्ठभूमि में जाकर आपको बताना चाहूंगा। जब 26 नवंबर के लिए दिल्ली चलो का ऐलान जब किसानों ने किया था, तो उस समय विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने भी घड़ियाली आंसू बहाकर एक झूठा समर्थन लेने का प्रयास किसानों के सामने किया था। किसी पार्टी के 3-4 विधायकों ने तो ये भी कह दिया था कि हम 1 हफ्ते के अंदर इस्तीफा दे देंगे, जिसमें चाहे कांग्रेस पार्टी के भी जो नेता थे वो भी ये कह रहे थे हम कुछ न कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी दबी जुबान से भी किसानों के साथ खड़े होने का दम भरते थे। केवल और केवल चौधरी अभय सिंह जी चौटाला ने किसानों की बात सुनने के बाद किसानों की मांग के ऊपर एक बात रखी थी कि मैं अपना इस्तीफा आपके आंदोलन के समर्थन में दूंगा। उस इस्तीफे को भी स्वीकार करने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार भागती नजर आई। स्पीकर महोदय ने 2 बार इस्तीफे को देने से इनकार किया। तीसरी बार मजबूरन उनको लेना पड़ा। तो किसानों की बातों के, किसानों की मांग के ऊपर जुबान के धनी बने तो केवल और केवल चौधरी अभय सिंह जी चौटाला बने, बाकी के 89 विधायक। लेकिन सवाल तो वही है ना, कल भी भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने ये सवाल उठाया था, आज भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं कि आंदोलन तो वही खड़ा है, मांगे मानी ही नहीं गई है। फिर नवाज साहब, जी 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 नवाज साहब, आपकी बात का मैं उत्तर रखूंगा। देखिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के आदेश पर अभय सिंह चौटाला ने किसानों से राय मुशायरी की। किसानों ने उनको कहा कि आप इस्तीफा दें और 3 तारीख को फिर इलाहाबाद के किसानों की मीटिंग अभय सिंह चौटाला ने बुला रखी है। उस मीटिंग के अंदर किसान अगर ऐलान करेंगे कि आप इलेक्शन लड़े तो चौधरी अभय सिंह चौटाला इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं तो पार्टी किसी भी प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के लिए कह सकती है। प्रत्याशी आज तक अभी तक कोई हमने तय नहीं किया है। 3 तारीख को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कौन प्रत्याशी होगा वो इलाहाबाद के किसान 3 तारीख को नाथुश्री चौपटा में होने वाली जनसभा में ऐलान करेंगे। परवीन अत्रे साहब, सवाल यही है, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल के लिए नाक और साख का सवाल ये चुनाव है, उन्हें ये साबित करना है कि जो उन्होंने इस्तीफा दिया किसानों के हक में वो सही दिया है। आप लोगों के लिए भी नाक और सवाल, क्योंकि नाक और साख का, क्योंकि गठबंधन में जननायक जनता पार्टी एक बड़ा घटक है आपके गठबंधन का, और सिरसा क्योंकि गढ़ माना गया था एक वक्त में इंडियन नेशनल लोकदल का, और जब एक साथ होते थे तब माना जाता था। तो इस समय आपके लिए नाक और साख का सवाल तो है इलाहाबाद उपचुनाव, चाहे आप विकास का मुद्दा ले लीजिए और चाहे किसानों वाला जिसका हल ना निकला हो। एक आपके हक में बनता है और एक आपके जिसको आप अपने हक में बताएंगे। देखिए, ऐसा है प्रदीप भाई, जहां तक विषय आंदोलन वाला है, जिस विषय पे अभय सिंह चौटाला जी ने इस्तीफा दिया, स्वाभाविक है इंडियन नेशनल लोकदल तो उसी को मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल ने जब इस्तीफे की घोषणा, एक तो मैं यहाँ दर्शकों के लिए जरूरी है बताना, बार बार इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता ये कहते हैं कि साहब हमने पहले 2 बार इस्तीफा दिया, स्पीकर ने मना कर दिया, फिर तीसरी बार उनको मंजूर करना पड़ा। ये नहीं बताते कि पहली 2 बार आप कंडीशनल इस्तीफा देने की कोशिश की, जो संविधान के अनुसार स्वीकार नहीं हो सकता। आप इस्तीफे में ये नहीं लिख सकते कि अगर 25 तारीख तक ये काम ना हुआ तो मेरा इस्तीफा मंजूर कर दीजिएगा। ये कंडीशनल होता है और संविधान ये कहता है कि कंडीशनल इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ करता। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता एक झूठा नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। जनता बहुत समझदार है, सियानी। अब बात आती है मुद्दे की, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल आंदोलन में किसान के हित में इस्तीफा दिया, ये बार बार कहते हैं। चलिए, आपने भी एक सवाल किया था कि साहब आपने जिस से इस्तीफा दिया था वो वजह तो वही की वही खड़ी है, तो फिर आपने इस्तीफा क्यों दिया था? अगर दिया तो फिर चुनाव क्यों लड़ रहे? लेकिन मैं ये कहता हूँ इंडियन नेशनल लोकदल, मुद्दे क्या थे प्रतिपक्ष याद कीजिए। मुद्दे ये थे कि हो जाएगी, मुद्दा ये था एमएसपी खत्म हो जाएगी, मुद्दा ये था किसान की छिन जाएगी। क्या आज इस आंदोलन में इन मुद्दों को चर्चा करता है? क्या आज आंदोलनकारी नेता इन मुद्दों की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये मुद्दे नहीं, इस्तीफा तो परवीन अत्रे साहब 27 तारीख को दिया। देखिए, इस्तीफा तो 27 तारीख को दिया है और 22 जनवरी को ही तार टूट गए थे आपके बातचीत के, सरकार के और आंदोलनकारियों के बीच में, और वो तार इसी वजह से टूटे थे कि एमएसपी के साथ साथ 3 कृषि कानून वापिस हो। वो शुरुआत में जो हो गया वो हो गया, जो संशोधनों पे और इन पे बातचीत हुई थी, लेकिन बाद में तो ये तय हो गया था कि अड़े हुए हैं तो इसी बात पे अड़े हुए। अब तो आपका काम था समझाना, उनको ये बताना कि नहीं ये कानून ठीक है, वो आप कर नहीं पाए। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल तो कोशिश करेगी मुद्दा बनाने की, लेकिन हम जब चुनाव में जाएंगे, हमारी सरकार से जो विकास सरकार ने किया है उसके साथ साथ
हम जनता में, किसानों में जाके ये भी बताए कि किस तरह से झूठा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की, किस तरह से को एक सच में बदलने की कोशिश की, किस तरह से किसानों की आड़ में छिप के राजनीति करने की कोशिश हुई, वो भी जाके बताएंगे। और जिस तरह से आपने देखा इस आंदोलन की जो आज स्थिति है, प्रदेश का किसान तो समझ चुका है, प्रदेश का किसान इस बात को जानता भी है, और प्रदेश के किसान ने लगातार ये साबित भी किया है। चाहे तिरंगा यात्रा की बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रदेश का किसान खड़ा हुआ, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं। मैं सुरेश रोड साहब को जोड़ूंगा, लेकिन संदीप गोयल साहब से ये सवाल ले लेते हैं कि किसानों के मुद्दे पे, ये परवीन अत्रे साहब कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पे अगर आपने इस्तीफा दिया था, सीट छोड़ी थी, तो किसान तो आज समझ चुका है। किसान तो तिरंगा यात्रा का भी इन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से समर्थन मिला था। हालांकि जो है तिरंगा यात्रा को लेके तो आंदोलनकारियों ने खुद ही कहा था कि इसका विरोध नहीं किया जाएगा, एक बात है। आप कल भी ये जिक्र कर रहे थे, मैं थोड़ा यहाँ भी क्लियर कर दूं, बीच में आपको रोक रहा हूं। हम ये कह रहे हैं कि तिरंगा यात्रा में किसान शामिल हुए, जो शामिल हुए उनका जिक्र कर रहे हैं, हम विरोधियों का जिक्र नहीं करते। हमने कभी ये नहीं कहा कि पूरे प्रदेश का जनता हमारे साथ, हमारे विरोध में भी वोट पड़ा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता ने हमारे विरोध में वोट डाला है, कार्यकर्ता ने हमारे विरोध में वोट डाला है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जो शामिल हुए। अच्छा, अनिल आर्य साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल आर्य साहब को और मैं शामिल कर लेता हूं और सुरेश रोड को शामिल कर लेता हूं। रोड साहब आऊंगा आपके पास, पहले आर्य साहब से मैं एक सवाल ले लेता हूं। अनिल जी, स्वागत है आपका। जी प्रदीप जी, थैंक यू। नाक और साख का सवाल है सभी पार्टियों के लिए इलाहाबाद उपचुनाव, मान के चले? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि नाक का सवाल है। उसका कारण बड़ा स्पष्ट है कि जो इलाहाबाद क्षेत्र है वहां भाजपा की क्या साख दाव पे है। अगर साख दाव पे है तो उनकी साख दाव पे है, जिनका वो क्षेत्र है, तो वहां से चुनाव लड़के इस्तीफा दिया उनकी साख दाव पे है। और मुझे लगता नहीं कि वहां इंडियन नेशनल लोकदल का कोई भी कैंडिडेट उसको जीतने में कोई दिक्कत होगी। तो मुझे नहीं लगता कि नाक या साख का कोई सवाल हो। भले ही इनेलो इसको ये कोशिश करे कि एक किसान आंदोलन है उसके पक्ष में ये चुनाव दिखाने की कोशिश करें, कुछ और हो, वो सब सियासी दाव पेच है। अदरवाइज बड़ा सामान्य सी बात है कि इलाहाबाद से जो चुनाव जीतेंगे वो वही जीतेंगे जो चौटाला साहब चाहेंगे। जी, लेकिन सरकार तो साझे की सरकार है और इंडियन नेशनल लोकदल से ही निकली हुई जेजेपी है। सरकार कैंडिडेट कौन होगा? दोनों गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पे हम किसको देखें? बीजेपी से रहेगा या जेजेपी से रहेगा कैंडिडेट, या रह सकता है, या किस तरह से ये तय किया जाएगा कि कैंडिडेट कौन हो? एक प्रदीप जी, मुझे लगता है कैंडिडेट वहां अगर होगा या होना चाहिए वो जेजेपी से होना चाहिए। क्षेत्र में अगर जो चलिए रोड साहब को शामिल कर लेते हैं। रोड साहब, आर्य साहब कह रहे हैं कि कैंडिडेट गठबंधन का होगा, बीजेपी का होगा या जेजेपी का होना चाहिए। उन्होंने कहा कांग्रेस से किसका कैंडिडेट होगा? हुड्डा साहब का होगा या शैलजा मैडम का होगा? प्रदीप जी, ये गठबंधन 2 पार्टियों के लिए 3 पार्टियों का है जी, और 34 में अकाली दल में शामिल है। तो अकाली दल और आईएनएमडी युक्त तरीके से गठबंधन में शामिल है और बसपा और बीजेपी प्रत्यक्ष रूप से। तो बात आपको मुझे ये करनी चाहिए इस समय कि 4 पार्टियों का कैंडिडेट कौन होगा। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस में पंजाब की घटना से अभी 2-3 दिन बाद डिबेट हमने के साथ मिलकर की, तो एक सामने जो बात कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी माननीय श्री राहुल गांधी, जिसका अभी नाम करेंगे, कांग्रेस पार्टी के छोटे कार्यकर्ता से बड़े सबको उसकी जीत। आपकी आवाज में थोड़ी सी गड़बड़ है। मैं परवीन अत्रे साहब के पास आना चाहूंगा। अनिल आर्य साहब ने कहा कि नहीं, नाक का सवाल साख का सवाल सबके लिए नहीं है, क्योंकि बीजेपी क्या खोएगी। इस समय खोने और पाने वाली तो स्थिति है ही नहीं ना। इस समय तो स्थिति यह है कि किसी भी सूरत में अगर सत्ता में है और पिछले 7 साल से सत्ता में बरकरार है, तो लोगों को एक भरोसा दिलवाने की जरूरत तो है कि हाँ काम कर रहे हैं। और जो मसला, जिस मुद्दे पे
आपने इस्तीफा लिया था या इन्होंने इस्तीफा दिया था, तो वो मुद्दा ही नहीं है। तब तो ये समझ में आएगा कि नाक और साग का सवाल नहीं है। देखिए ऐसा है प्रदीप जी, मैं अनिल जी की आंशिक बात से सहमत हूं। जो उन्होंने ये बात कही कि ये जो है इंडियन नेशनल लोकदल के लिए ये एक विषय है, ये बात बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस बात को विषय मुद्दा बना के इंडियन नेशनल लोकदल ने इस्तीफा दिया था, तो आज इंडियन नेशनल लोकदल के ऊपर ये दबाव तो है कि वो अपनी बात को सही स्थापित करने के लिए इस सीट को जीते। लेकिन जो आधी बात है उससे मैं सहमत नहीं हूं। वो कहते हैं कि जिसको चौटाला साहब का चाहेंगे वो वहां से जीत जाएगा। अनिल जी बहुत पुराने पत्रकार हैं, अनिल जी जानते हैं कि चौटाला साहब पहला चुनाव इसी सीट से हार गए थे। वो बात अलग है कि बाद में कोर्ट में जाके क्या हुआ वो विषय अलग है, लेकिन वो पहला चुनाव यही हारे थे। और दूसरी बात, 2014 और 2019 के चुनाव में अगर आप जीत का अंतर देखेंगे प्रदीप जी, और अनिल जी से भी कहना चाहूंगा कि उस अंतर को जब आप देखेंगे तो आप इस बात आपको बात समझ में आएगी कि बहुत थोड़े अंतर से जीत हुई थी अभय सिंह जी की। तो वोटर के ऊपर निर्भर करता है। हम कोशिश करेंगे वोटर को जब अपनी बात जाके समझाएंगे, जब हम वोटर को विकास की बात करेंगे, जो हमने वहां पे काम किए हैं उसकी बात करेंगे, और इस झूठे नैरेटिव की पोल खोलेंगे, तो वो अंतर कम खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अनिल जी जानते हैं कि 8000 वोट का अंतर कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। तो इसलिए मैं अनिल जी की आंशिक बात से सहमत हूं, और आंशिक बात से मेरा पूरा एतराज है। लेकिन जो बार बार जिक्र आ रहा है कि कैंडिडेट किसका होगा, अच्छा गोयल साहब, दो बातें। एक तो आंदोलन को लेके एक झूठा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है और आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, विकास जो किया जा रहा है प्रदेश में, करवाया जा रहा है, उसको लेके भारतीय जनता पार्टी इस इलेक्शन में लोगों के बीच में रहेगी। देखिए दबाज साहब, आंदोलन का कोई झूठा नैरेटिव, इस प्रकार की घटिया आरोप और इस प्रकार की बातें केवल भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार ही कर सकती है। ये आपने भी देख रखा है और करोड़ों हिंदुस्तानियों ने देखा है। ये आंदोलन एक सच्चाई के ऊपर है, फसल और नस्ल को बचाने की लड़ाई है। ये कोई नैरेटिव नहीं है, कोई आरएसएस के हेडक्वार्टर से नैरेटिव तैयार होकर उसका प्रचार शुरू हो जाएगी। ये एक जन जन की लड़ाई है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि भाई हमने इस्तीफा देने का तरीका, मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि हमने 2 बार इस्तीफा दिया किसानों के समर्थन में, सदीकरण ने इस्तीफा नहीं मंजूर किया। जब 26 जनवरी को एक ऐसा माहौल भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के मार्फत बनाया कि हमारे किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी या दंगाई घोषित करने की कोशिश की, और इनको ये लगा कि सब शायद अब अच्छा माहौल है। ये नैरेटिव इन्होंने बनाया था 26 जनवरी का, और 27 जनवरी को फिर फटाफट अभय सिंह चौटाला का उसी ग्राउंड के ऊपर कि मैं किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूँ, उसी बात के ऊपर इस्तीफा 27 जनवरी को मंजूर किया। अब ये उसी से भाग नहीं सकते। बात आई राजनीतिक बेईमानी की। इनकी बेईमानी आप ये देखिए कि पहले तो 1 सितंबर को चुनाव आयोग को कहते हैं कि साहब हरियाणा के अंदर चुनाव कराने का माहौल नहीं है, कोरोना बीमारी महामारी फैली हुई है। 6 दिन के अंदर अंदर ये हाईकोर्ट में एफिडेविट फाइल करते हैं कि हमें पंचायत राज चुनाव कराने की तारीख घोषणा की इजाजत दीजिए, क्योंकि प्रदेश में माहौल कोरोना फ्री है। ये इनका चरित्र है। ये भाग रहे थे, लोकतंत्र को गिराने की इनकी एक कोशिश थी। नाक और नाक इन लोगों की कटी हुई है, साथ इन्होंने लोकतंत्र की बिल्कुल खत्म करने की कोशिश की है। ये तो एक ऐसा चेहरा है जो ढोंगी चेहरा आप इनको कह सकते हो। पब्लिक में जाएंगे किसी और चेहरा को बनाकर और उनको लूटने और खसोटने का काम ये लोग करेंगे। बात आती है कि आंदोलन की, इस किसान आंदोलन मुद्दा नहीं होगा, इस चुनाव में किसानी मुद्दा होगा। कौन ऐसी पार्टी है जो 3 काले कानूनों के खिलाफ खड़ी थी? कौन ऐसी पार्टी है जो 3 काले कानून को लाने में सहयोगी थी? और मुद्दा यह भी होगा कि किस पार्टी के किस नेता ने किसानों के लिए 24 घंटे अपने परिवार के समय किसानों के बीच में रहकर बोलिए मदद करने की सुन लेते हैं गोयल साहब, जवाब ले लेते हैं आपकी तमाम बातों का। आतंकवादी और पता नहीं किस प्रकार के आरोप किसानों के ऊपर। गोयल साहब जवाब ले लेते हैं, किसान फैसला करेगा। जवाब ले लेते हैं। चुप हो जाओ। देखिए ये कह रही है कि नैरेटिव नहीं। अरे भाई आप मैं एक ताजा उदाहरण रहेगी आपको। अच्छा सुन लेते हैं संदीप जी, सुन लेते हैं। नरेश टिकैत, देखिए ताजा उदाहरण ये है, राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत का एक स्टिंग हुआ है 2 दिन पहले, जिसमें वो खुद एक कंपनी को ये कह रहे हैं कि हमारे वो किसान सस्ता करना, लेकिन किसानों के बदले क्या कहते हैं कि इन कानूनों की छिन जाएगी, कंपनी किसानों के बीच में जाके ये बोलती है, लेकिन सिर्फ अपने पैसे के लाभ की बात आती है, उन्हीं कंपनियों से सौदा करने के लिए जा रहे हैं। तो ये एक तो ताजा उदाहरण है, तो पुराने उदाहरण की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे साबित नहीं होता। अच्छा मैं रोड साहब से मुझे कांग्रेस से एक सवाल लेने दीजिए।
कांग्रेस से एक सवाल, सुरेश रोड साहब, कांग्रेस किन मुद्दों के साथ इलाहाबाद उपचुनाव में उतर रही है, ये जरा बता दीजिए लोगों को। कांग्रेस किन मुद्दों के साथ उतर रही है? भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम विकास की बात करेंगे, जो विकास प्रदेश में किया है, समान काम समान विकास का नारा लेके ये लोग चल रहे हैं, उसकी बात करेंगे। इनका कहना है कि किसान ज्यादातर संतुष्ट है, आंदोलन कुछ ही लोग कर रहे हैं। संदीप गोयल साहब कह रहे हैं कि किसानी का मुद्दा होगा, आंदोलन मुद्दा नहीं हो, किसानी का तो रहेगा ही। आप क्या मुद्दे लेके, आप क्या कह के और किन किन मुद्दों के साथ उतरेंगे आप इलाहाबाद उपचुनाव में? प्रदीप जी, इन 3 कृषि कानूनों को, काले कानून सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने बोला। आज हिंदुस्तान का बच्चा चाहे वो देश से बाहर भी क्यों न बैठा हो, वो इन तीनों काले कृषि कानूनों को, काले कृषि कानून खत्म करने या वापिस देने के लिए नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहे हैं, जगह जगह पर आंदोलन चला रहे हैं। तो यही हमारा मुद्दा होगा। बाकी पार्टियों ने चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला या कांग्रेस पार्टी को कॉपी किया है इस विषय के ऊपर। कानून पढ़कर सबसे पहले उसकी कमियां बताने का काम रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने, जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं और मीडिया के प्रभारी, उनके द्वारा किया गया था। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से दूसरे पार्टी को कहना चाहता हूँ जो कह रहे हैं कि हम किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। अनिल आर्य साहब, अनिल आर्य पता भी नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी ने ही शुरुआत की। कांग्रेस के लिए ये नाक का और साग का सवाल इसलिए भी बन सकता है, ये कांग्रेस के लिए ये नाक का साग का सवाल इसलिए भी बन सकता है कहीं अब की बार जींद इलेक्शन की तरह कांटे ना निकले यहाँ पे, जिस तरह जींद इलेक्शन में कांटे निकले थे अनिल आर्य साहब। क्योंकि अभी एक जो पिछली बार कैंडिडेट रहे उन्होंने ज्वाइन किया है, उससे पहले एक और थे उन्होंने ज्वाइन किया है, वो किसी और गुट के थे, ये किसी और गुट के हैं। टिकट के लिए मारामारी जैसे बड़ौदा में हुई थी वही होगी। देखिए प्रदीप जी, कांग्रेस का संकट ये है कि कांग्रेस में ही कई कांग्रेस है, चाहे सुरजेवाला कांग्रेस हो, चाहे हुड्डा कांग्रेस हो, चाहे शैलजा कांग्रेस हो। और वह किस कांग्रेस के कैंडिडेट को टिकट मिलती है वो डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पे कांग्रेस के नाक का सवाल है। और इसलिए सवाल है कि उस सीट पे, इलाहाबाद सीट पे कांग्रेस मेरा ख्याल 3 बार शायद जीत चुकी है पहले। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती वहां पर बनने वाली है। चाहे गहलोत जीते और चाहे कांग्रेस जीते, भाजपा को इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे भाजपा का कैंडिडेट हो, जेजेपी का कैंडिडेट हो, हारे तो जीते दो। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि कांग्रेस का मुद्दा भी वही किसान की बात करेंगे, इनेलो भी वही किसान की बात करेगी। अब इनेलो ये उम्मीद कर रही है कि हुड्डा साहब किसान के नाम पे उनको सपोर्ट करना है, और कांग्रेस ये उम्मीद कर रही है कि किसान के नाम पे इनेलो उनको सपोर्ट करे। पर मुझे लगता है जो मुकाबला होगा वो तीनों का ही मुकाबला होगा, और जीत हार चाहे किसकी हो। साख अगर दाव पे है, मेरा मानना है कि इनेलो की साख दाव पे है सबसे पहले, क्योंकि इस्तीफा देकर और फिर चुनाव होने जा रहा है। और उस सीट पे अभय चौटाला चुनाव लड़ चुके हैं, पहले जीत चुके हैं। अगर अभय चौटाला नहीं लड़ते हैं, कोई और लड़ता है, उसके बाद कांग्रेस का कैंडिडेट कौन आता है, बड़ा रोचक मुकाबला होगा, चाहे जो कैंडिडेट सामने आए। अगर अभय चौटाला मैदान में आते हैं तो मुझे लगता नहीं कि अभय चौटाला को जीतने में उनको बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली है। नहीं, साख तो गठबंधन के लिए भी हो सकती है ना। गठबंधन अगर जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी अगर साथ में है और इलेक्शन आ गए हैं, वो भी सिरसा में आ गए, तो साख का सवाल तो इनके लिए भी है। साख तीनों के संकट में है, लेकिन भाजपा सरकार की सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा जो वो नहीं लगता। अगर चाहे जीते चाहे हारे, चाहे भाजपा इनेलो को कैंडिडेट भाजपा जेजेपी को जीते चाहे हारे, लेकिन वहां कुछ चुनौती सरकार के लिए बनने वाली है। सरकार की सेहत पे कोई असर पड़ने वाला है। आखिरी 20 सेकंड है, परवीन अत्रे साहब 20 सेकंड में प्लीज जल्दी कीजिएगा। देखिए, मैं अनिल जी की बात से प्रदीप जी बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि इलाहाबाद की जनता भी ये बात समझती है कि जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, अगर आपने उसका एक विधायक जितवा भी दी तो ना तो सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है, ना उस पार्टी की सरकार बनने वाली है। और हर क्षेत्र की जनता चाहती है सरकार में अपनी हिस्सेदारी, और सरकार में हिस्सेदारी कैसे होगी जब गठबंधन का उम्मीदवार जीतेगा। एक बात से मैं संदीप जी की भी सहमत हूँ। संदीप जी कहते हैं हम किसानी को मुद्दा बनाएंगे, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि फिर आपको बताना पड़ेगा कि आपने किसानी के लिए किया क्या। हम बताएंगे हमने 7 साल में किसानी गोयल साहब 20 सेकंड, सिर्फ 20 सेकंड जल्दी से गोयल साहब, इस विषय को लेकर हम जाएंगे जनता के बीच में और बताएंगे किसानी के लिए कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन सी योजनाएं अत्रे साहब ले रहे हैं, गोयल साहब को सुनिए। दमाल साहब देखिए, किसान नहीं, मैं तो केवल इतना बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मुद्दों से पीछे मत हट जाना।
जो यहाँ किसान बोलने जा रहे हैं कायम रहना बस। अरे भैया तो आप बोल दौरान। दीजिए, आपको मौका देंगे बोलने का। आइए आप इलाहाबाद में घुसी तो दिखाइए। आप चाहता हूँ सच्ची भाई, आप किसान पलटी मत मारना। रोड साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ, सिर्फ 20 सेकंड फिर मैं खत्म करूंगा, वाइंड अप और करूंगा। नहीं, देखिए नवाज साहब 190 बूथों में से 111 बूथों पर अभय सिंह जी चौटाला जीते, 54 बूथों पर भाजपा जीती, 23 बूथों पर कांग्रेस जीती थी, 1 बूथ पर जसपा जीती थी। इन पार्टियों की कोई हैसियत नहीं है कि इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी के जो किसानों का रोड साहब 20 सेकंड 111 बूथों पे इंडियन नेशनल लोकदल जीती थी, समीकरण बदले या वही रहेंगे या मजबूत होंगे, आपको क्या लग रहा है? प्रदीप जी, हम इस गठबंधन को, ये 4 पार्टियों का गठबंधन है, आईएनएलडी और अकाली दल भी शामिल है इसमें, जेडीपी और बीजेपी के साथ। इन चारों पार्टियों के झूठे गठबंधन को दूर चटाकर 2024 में प्रदेश में कांग्रेस सरकार 4 पार्टियों का बनाने की गठबंधन नीति बता रखेगा। दिया रोड साहब ने इन्हें लोगों के साथ। आर्य साहब जी देखिए प्रदीप जी, ये जो चुनाव होने जा रहा है एक ऐसा चुनाव है जिसका असर बहुत बड़ा ना तो हरियाणा की राजनीति में पड़ेगा ना सरकार पे पड़ेगा। और मैं ये मान के चलता हूँ कि अभय सिंह चौटाला अगर चुनाव लड़ते हैं तो वो जीत सकते हैं और जीतेंगे यहाँ से। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर इस्तीफा दिया और जिस जो बात जो आपने शुरुआत में कही थी कि जब तक किसान आंदोलन, किसानों की मांग वापस नहीं होगी चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर आज इनेलो से किसी भी कैंडिडेट को उतारती है तो इसका मतलब आपने इस्तीफा दिया क्यों? किसान आंदोलन वही क्यों वही है, किसानों की मांग वही क्यों वही है। जिन मुद्दों को चुनाव लेकर तो उतरे साख और नाक दोनों को लेके है, सभी के लिए है। और बात इस्तीफे की थी, जिस मुद्दे को लेकर दिया था, भारतीय जनता पार्टी ये सवाल उठा रही है, जब तक उसका समाधान नहीं हुआ तो फिर दोबारा चुनाव लड़ने का औचित्य क्या बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।